Hello students, in today's lecture number 2 on electromagnetic induction, we shall discuss some numerical problems on the concept of Faraday's law of electromagnetic induction and Lenz law. First question is from NCERT, example 6.1. Consider Faraday's experiment. Faraday experiment को consider कीजिए. What would you do to obtain a large deflection of the galvanometer? फेराडे एक्सपेरिमेंट क्या था? इस टाइप की एक कॉइल थी, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनाई गई थी और इससे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया था इस टाइप से, और इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता था जब इस तरफ मैग्नेट को लाते थे. ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. जब इस मैग्नेट को इस तरफ लाते थे तो इसमें डिफ्लेक्शन आता था. अब इसी फेराडे एक्सपेरिमेंट में यदि हमें डिफ्लेक्शन ज्यादा करना है तो क्या करना चाहिए? क्या करेंगे हम क्या करेंगे? पार्ट ए का यदि आंसर यदि हम दें तो हम इस कॉइल के अंदर, इस लूप के अंदर वी वुड पुट एन आयरन rod inside coil और loop. इस कॉइल और लूप के अंदर हम क्या कर देंगे? एक आयरन रॉड रख देंगे, सॉफ्ट आयरन रॉड कह सकते हो, सॉफ्ट आयरन रॉड जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. तो इसके अंदर आयरन रॉड रखने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा. जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट और ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, यानी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो सिंपली एक आयरन रॉड इसके अंदर रखने से ऐसा हो जाएगा. आयरन रॉड यहां रख दीजिए तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा. पार्ट बी क्या कह रहा है? हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर? यदि आपके पास गैल्वेनोमीटर नहीं है तो इंड्यूस्ड करंट की प्रेजेंस को आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे? बड़ी आसान सी बात है. यदि आपके पास गैल्वेनोमीटर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी कॉइल को, यदि गैल्वेनोमीटर नहीं है तो आप गैल्वेनोमीटर के बजाय एक बल्ब ले लीजिए, लेकिन बल्ब आपको एक छोटा बल्ब लेना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि एक टॉर्च का बल्ब आप ले सकते हो. किसका बल्ब ले सकते हो? टॉर्च का बल्ब ले सकते हो. तो टॉर्च का बल्ब लगा करके आप गैल्वेनोमीटर की जगह टॉर्च का बल्ब लगा दीजिए और फिर इस फेराडे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए. यदि मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाने पर या कॉइल से दूर ले जाने पर बल्ब जलता है, ठीक है, बल्ब जलता है, पास में लाएंगे तो जैसे जैसे पास लाएंगे वैसे वैसे तेजी से जलेगा, और जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो उसकी ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी बल्ब की. तो यदि गैल्वेनोमीटर नहीं है तो हम बल्ब का यूज करके, किसका? टॉर्च बल्ब का यूज करके हम डिफ्लेक्शन मेजर कर सकते हैं. ठीक है, स्मॉल टॉर्च बल्ब can be used to demonstrate presence of an induced करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं इसका पता चल जाएगा यदि आप स्मॉल टॉर्च बल्ब को, जो बल्ब आता है उसको जोड़ दीजिए. ठीक है, तो यदि बल्ब बार मैग्नेट को पास में लाने पर यदि बल्ब जलता है, ठीक है, जैसे जैसे पास लाएंगे बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे दूर ले जाएंगे बल्ब का ब्राइटनेस कम होता चला जाएगा. इससे ये पता लगता है कि इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है. तो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है. आसान सा सवाल, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 6.2 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है. क्या कह रहा है देखिए. ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और जिसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन.
कैसे रखा है? ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है वर्टिकली। अब ये ईस्ट वेस्ट प्लेन कौन सा होगा? देखिए डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। यानी इस प्लेन में ऐसे ये जो प्लेन आएगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, वो उसमें वर्टिकल रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है? एक स्क्वायर लूप। किस साइड का? 10 सेंटीमीटर साइड का। ठीक है, 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर लूप ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकल रखा हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर लूप कितना दे रखा है? R is 0.5 ओम और साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया निकल जाएगा इस स्क्वायर का। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? आर्म स्क्वायर होगा। 10 सेंटीमीटर को मीटर में इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर एरिया आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं इसके एरिया को, कितना आ जाएगा ये? 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें, जो गिवन है उसको लिखते जाइए। मैग्नेटिक फील्ड V कितना दे रखा है? 0.10 टेस्ला। ठीक है, इज सेट किया जाता है अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया जाता है। मान लीजिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्क्वायर लूप है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा इस तरीके से। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है कितने समय में? 0.70 सेकेंड में। मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है 0.70 सेकेंड में एट ए स्टेडी रेट। और किस तरीके से डिक्रीज होता है? स्टेडी रेट से। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। इस टाइम इंटरवल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें ईएमएफ और करंट पता करना है, तो पहले क्या पता होना चाहिए? फ्लक्स पता होना चाहिए। तो फ्लक्स निकालिए पहले। तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है वी डी एस कॉस थीटा। वी डी एस लिखते हो या फिर लिखते हो वी एस कॉस थीटा, कुछ भी लिख सकते हो। ए लिख सकते हो एरिया को। इफ एस इज ए तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या होगा? ये थीटा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट में और ये स्क्वायर लूप रखा हुआ है। ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द लूप में 45 डिग्री का एंगल होगा। तो उस केस में ये कितना आ जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड है 0.10 और एरिया है आपका 10⁻⁻² और cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। कितनी होती है? 1/√2। 1/√2 यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 1/√2। ये 1/√2 तो cos 45 की वैल्यू आ गई इंटू 0.10 इंटू 10⁻⁻²। ये वेबर, इतना वेबर क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स आ गया। और ये जो फ्लक्स है वो इनिशियल है, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। ठीक है, और बाद में कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाता है कितने समय में? 0.70 सेकेंड में। 0.70 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो फाइनल फ्लक्स क्या हुआ? फाइनल फ्लक्स क्या होगा? जब फाइनली मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि
मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है कितने समय में, 0.70 सेकेंड में। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ कितना होगा, देयरफॉर ईएमएफ क्या होगा, एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये क्या हो जाना चाहिए, माइनस डी अपॉन डी टी, माइनस डी अपॉन डी टी। और फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा आपका इनिशियल, फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल, ये हो जाएगा फाइनल। ठीक है, ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करूं, ये तो ई है, मैग्नीट्यूड इसका निकालूं तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। और ऊपर फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल, ये कितना है भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, देखो देखो, फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, डी फाई अपॉन डी टी को। तो इसको ऐसे लिखिए अपॉन टाइम। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालोगे यहीं लिखा लो मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाई इनिशियल को आई लिख रहा हूं मैं और फाइनल को एफ लिख रहा हूं अपॉन टाइम। इनिशियल कितना था, इनिशियल था आपका 1/√2 इंटू 0.10 इंटू 10⁻⁻² था इनिशियल। ठीक है, और फाइनल कितना है फ्लक्स, 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना, 0.70 सेकेंड में 0 हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी लगभग, देखो 1/√2 और ये 7 है और ये 1 है, कैंसिल हो जाएंगे पॉइंट आपस में, तो 1/7 आएगा। ठीक है, 1/7 आएगा और ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, √2 को 1.414 लिखोगे, तो √2 को 1.414 लिखोगे तो देखिए ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट, 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट आ जाएगा ईएमएफ। जब ईएमएफ आ गया तो करंट आ जाएगा बेटा, इसको आप सॉल्व करके देखना, यही आएगा भी, सीधे सीधे आ रहा है, 1/√2 है और ये 7 है और इसका एक पॉइंट इधर ले जाओ, -3 हो जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 1/7 का वैल्यू क्या आएगा, 1/7 1.11 ऐसे आएगा, 0.14 ऐसे आएगा। तो 1/√2 का वैल्यू भी क्या होता है, 1.414 होता है। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो करंट कितना होगा, अब करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट निकालना, ईएमएफ आ गया तो करंट कितना हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यही तो होता है करंट, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना आ गया, 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट ये ईएमएफ है, और रेजिस्टेंस हमें दे रखा है कितना क्वेश्चन में, 0.5। सॉल्व करो इसको तो ये आ गया आपका 2 मिली एम्पियर, आ गया या नहीं, 2 मिली एम्पियर आ गया। वही पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा, 10/5 2 हो जाएगा और ये मिली 2 मिली एम्पियर, ये करंट आ गया। तो इस तरीके से ईएमएफ निकाल लिया और क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे, फिर ईएमएफ निकाला, फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। नेगेटिव साइन को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ये आ गया 1 मिली वोल्ट ईएमएफ, और जब ईएमएफ आ गया तो ईएमएफ में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखिए, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और जिसमें कितने टर्न्स हैं, 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ओम। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 500 टर्न्स हैं और रेजिस्टेंस 2 ओम है। ऐसी सर्कुलर कॉइल को रखा गया है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर रखा गया है। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, और इसको वर्टिकल डायमीटर के रेस्पेक्ट में रोटेट किया जाता है कितने एंगल से, 180 डिग्री से। कितने टाइम में, 0.25 सेकेंड में। जितने समय में आप रोटेट कर रहे हो उतने ही समय में फ्लक्स में चेंज आएगा।
एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो ईएमएफ कितना होगा कॉइल का और करंट कितना इंड्यूस होगा ये निकालना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो सबसे पहले तो इनिशियल फ्लक्स निकालना है, फिर फाइनल फ्लक्स निकालना है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दे रखा है। अब देखो इनिशियल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, वही फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। तो देखिए क्या क्या गिवन है, पहले तो वो लिख लो, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल स्मॉल r गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदलोगे तो 10 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। और क्या गिवन है, टर्न्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को हम कैपिटल N से लिखते हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं 500, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल यानी कैपिटल R कितना दे रखा है 2 ओम, कितना है 2 ओम है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसके परपेंडिकुलर ऐसे कॉइल को रखा गया है, ठीक है, ऐसे रखा गया है। ये पेंसिल मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, और ये मेरी जो पाम है, हथेली है हाथ की, ये क्या है सर्कुलर कॉइल है, मान लीजिए ऐसे परपेंडिकुलर रखा गया है। तो फ्लक्स पास होगा सर्कुलर कॉइल से। अब कितना ईएमएफ इसमें डेवलप होगा तो इनिशियल फ्लक्स निकाल लूं मैं, इनिशियल, ठीक है। इनिशियल कैसे आएगा BA cos थीटा, यही फॉर्मूला होता है। S को हम A लिख रहे हैं, B कितना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻⁵ है। यदि रेडियस दे रखी है सर्कुलर कॉइल की तो एरिया आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया सर्कुलर का πr², πr² का मतलब पाई और r² मतलब इसका स्क्वायर 10⁻⁻, ये हो जाएगा -1, तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁻2 पाई, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 पाई मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। तो 10⁻⁻2 पाई को आप लिख सकते हो कितना, पाई रहने दो, चलो अभी बाद में देखते हैं कैंसिल हो सकता है। cos थीटा, थीटा कितना है इनिशियली, देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, और ये जो हथेली है ये क्या है सर्कुलर कॉइल है मान लीजिए, तो इसका एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही तो होगा। तो B और A तो 0 डिग्री होंगे, B और A के बीच जो एंगल होगा, मान लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है बेटा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस का वो इस तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, तो एंगल हो गया 0 डिग्री, cos 0 हो जाएगा। अब cos 0 तो 1 होता है, तो इसको सॉल्व कर लो, 3 पाई × 10⁻⁻7, 3 पाई × 10⁻⁻7 वेबर आ गया, ये इनिशियल फ्लक्स आ गया φi। अब फाइनल फ्लक्स निकालो, ये क्यों निकाल रहे हैं इनिशियल और फाइनल, क्योंकि हमें ईएमएफ चाहिए। तो जब तक इनिशियल और फाइनल फ्लक्स पता नहीं होगा तो चेंज इन फ्लक्स नहीं आएगा, तो फिर ईएमएफ नहीं आएगा। तो फाइनल फ्लक्स कैसे निकलेगा, इसी फॉर्मूले से निकलेगा, VA cos थीटा। अब देखिए V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है आपका 3 × 10⁻⁵। मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही रहना है, एरिया भी उतना ही रहना है 10⁻⁻2 × पाई। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रोटेट किया जाता है। देखो क्वेश्चन क्या था, रोटेट किया जाता है, किसको रोटेट किया जाता है, कॉइल को। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री से रोटेट किया जाता है, यानी 0 से 180 डिग्री पर ले जा रहे हो, 0 से 180 डिग्री पर ले जा रहे हो, तो B और A के बीच में कितने समय में रोटेट किया जाता है 0.25 सेकेंड में, तो 180 तो हो गया एंगल भाई। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, जैसे ये बनाया था। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, अब वर्टिकल डायमीटर इसका, वर्टिकल डायमीटर ये, ठीक है,
वर्टिकल डायमीटर के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट किया जाता है। तो वर्टिकल डायमीटर के रेस्पेक्ट में जब रोटेट करोगे कितने एंगल से, 180 डिग्री से रोटेट करोगे। 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो कैसे आएगा, 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो थीटा, अब देखो ये हो जाएगा सरफेस, पहले ये सरफेस इधर था, अब इधर हो जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर जो होगा अब इसके पेंसिल के अपोजिट इधर जाएगा, पेंसिल के अपोजिट जाएगा। तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो कॉस 180 आ जाएगा, कॉस 180 आ जाएगा। और कॉस 180 का वैल्यू आप जानते हो -1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, -3 पाई 10 इंटू 10⁻⁻7 वेबर। ये फाइनल फ्लक्स आ गया। ठीक है, फाइनल फ्लक्स आ गया। अब इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर क्या होगा, कैसे करें इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो नंबर ऑफ टर्न्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, तो उस चीज को भी ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं तो माइनस साइन पहले वाला लेऊंगा नहीं, और 5 इनिशियल -5 फाइनल, ठीक है, अपॉन टाइम। कैसे लिखा, देखो ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू -n/d∅/dt। जब नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो n से मल्टीप्लाई होता है। तो ये माइनस तो हो गया प्लस, क्यों, क्योंकि E का लिया मैग्नीट्यूड, और d∅ की जगह हो गया 5i-5f, इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स, और dt की जगह हो गया टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500। ठीक है, और इंटू इनिशियल फ्लक्स कितना है, 3 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये इनिशियल फ्लक्स है, माइनस फाइनल फ्लक्स कितना है, -3 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अपॉन टाइम, कितने टाइम में रोटेट हो रही है वो, 0.25 सेकंड में, 0.25 सेकंड में। ये लीजिए, अब इसको सॉल्व करो, 500 इंटू ऊपर कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएंगे, तो 6 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, अपॉन 0.25, ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो सॉल्व करो इसको, ये पॉइंट रिमूव करो तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5, 2 जीरो आएगा नीचे से इतना, और नीचे 25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई, ये पॉइंट की 2 जीरो ऊपर आ गई, और इंटू 6, ठीक है, इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 25 से कैंसिल हो रहा है, 2000 आ गया। ठीक है, 25 से इसको कैंसिल किया, इंटू 6 आ गया, इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻7, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो 3 जीरो को हटा लो यहाँ से, पहले 3 जीरो इधर जाएंगे तो -4 बचेगा, कितना बचेगा, -4 बचेगा। तो बाकी 2 6 जा 12, और 12 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 24 का 4, 12 दूना 24 का 4, 2 12 दून 24, और 24 और 2 26, इतना आ गया भाई। 6 इंटू 2 12, और 12 को मल्टीप्लाई किया 22 से तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 7 है, और ये 3 को मैं इधर ले जाता हूँ तो -4 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं, 3 इधर ले गए तो -4 हो गया। अब ये देखो कितना आता है, 7 ये 21, 3 बार जा रहा है। ठीक है, जा रहा है या नहीं, 3 टाइम्स जा रहा है, कितना बचा, 5 और 7 इतना आ जाएगा, है ना, 49 से ये 7 21, 54 बचा, और 7 7 49, कितना बचेगा, 5, फिर 7 7 49, ऐसे आता चला जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 इतना आएगा, इंटू 10⁻⁻4 ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया, बाकी ठीक चल रहा है हमारा, 3 पाई 3 पाई 500 6 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.25। ठीक है, ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर चले गए, 2000 आया ये। ठीक है, 6 इंटू ये आ गया
और 2000 में से 30 को इधर ले गए, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और इसको लगभग लिख सकते हैं 3.8, क्या लिख सकते हैं 3.8 इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है भाई। हमारा जो आंसर आ रहा है वो 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है, ठीक है। वोल्ट, ये ई की वैल्यू आ रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, ये क्या आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, ठीक है। इतना ही आएगा हमारा। चलो पाई का ये वैल्यू लेने से इतना ही आ रहा है। अब आई कितना आ जाएगा, अब आई बताइए कितना आएगा। आई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड करंट, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब आर दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, और ई की वैल्यू हमारे पास ये है ही। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 ओम, तो ये कितना आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर, ठीक है। ये करंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ईएमएफ और करंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड with 15 turns per centimeter, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है मैंने ये। ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न है, ध्यान दीजिए, और लॉन्ग सोलेनॉइड है। हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया, एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, और इसको किसके अंदर रखा गया है, किसके अंदर रखा गया, प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, एक्सिस के नॉर्मल रखा गया है, किसको, स्मॉल लूप को, ठीक है। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेज फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप while the current is changing, while the current is changing। तो सबसे पहले तो देखो क्या क्या गिवन है, देखो स्मॉल एन गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही तो है, और ये है 15 टर्न्स, ठीक है। लेकिन ये पर सेंटीमीटर में गिवन है, तो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, पर 1 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदल लो आप पहले, तो मीटर में बदलोगे तो क्या लिखा जाएगा, 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻² मीटर, तो ये हो जाएगा 1500 टर्न्स पर मीटर आ गया, टर्न्स पर मीटर हो गया ना। ये -2 को ऊपर ले जाओगे तो 1500 हो जाएगा टर्न्स पर मीटर। ये आ गए नंबर ऑफ टर्न्स, 1500 टर्न्स, हमने जो सेंटीमीटर में टर्न्स दे रखे थे उनको मीटर में बदल लिया, ये स्मॉल एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। और एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ द लूप, स्मॉल लूप ऑफ एरिया, एरिया ऑफ लूप यानी ए कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे भी बदलो मीटर में, तो 2 और सेंटीमीटर का मतलब -2 और इसका होल स्क्वायर है, तभी तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया बदल लिया आपने मीटर में, ठीक है, एरिया आ गया। अब ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ निकालने के लिए आपको फ्लक्स में चेंज पता होना चाहिए। अब फ्लक्स में चेंज, अब यहाँ पर आप यदि बी ए कॉस थीटा के हिसाब से निकालोगे तो बी आपके पास नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, इसलिए बी ए कॉस थीटा के अकॉर्डिंग फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। तो फिर आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है, यदि मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डी फाई अपॉन डी टी होता है ना। और डी फाई को मैं क्या लिख देता हूँ, बी ए लिख देता हूँ, क्योंकि थीटा तो हो गया 0। क्यों, देखो लूप कैसे रखा हुआ है, प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। ये मान लीजिए सोलेनॉइड की एक्सिस है और इसके नॉर्मल ऐसे लूप रखा हुआ है,
तो एरिया वेक्टर जो इस लूप का होगा और जो इसका एक्सेस होगा सोलेनोइड का एक ही डायरेक्शन में तो होंगे, तो थीटा 0 हो गया, तो ये VA हो गया। समझ में आ गई बात? यहाँ लिख लेना सिंस फाई इज इक्वल टू VA कॉस 0 होगा, ठीक है, और ये VA आ जाएगा, तो VA यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब V का वैल्यू सोलेनोइड के अंदर रखा है लूप को, तो d/dt सोलेनोइड के अंदर कितना होता है, μ0 n I होता है या नहीं? तो B की वैल्यू रख दी μ0 n IA, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंज होगा, केवल करंट चेंज हो रहा है, बाकी तो चेंज हो नहीं रहा। μ0 चेंज नहीं हो रहा, स्मॉल n चेंज नहीं हो रहा, एरिया चेंज नहीं हो रहा, केवल किस में चेंज आ रहा है, करंट में, ठीक है। और करंट में चेंज हमें दे रखा है 2 से 4 हो रहा है कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। 2 से 4 हो रहा है कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। तो μ0, अब μ0 का वैल्यू रखो, देखो यहाँ μ0 कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और n कितना है 1500, ठीक है, स्मॉल n का वैल्यू। और एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू di कितना है, कितना होगा 4 - 2 होगा भाई, 2 से 4 हो रहा है तो 4 - 2 यानी 2 का चेंज आया। करंट कितने से चेंज हो रहा है, 2 एम्पियर से, 2 से 4 हो रहा है तो 2 एम्पियर का चेंज आया कितने समय में, 0.1 सेकेंड में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो तो ये 2 हुआ ऊपर, और ये 2 4, और ये 4 16 पाई, ठीक है। और नीचे का 0.1 ऊपर ले जाओ, एक 0 और बढ़ जाएगा ऊपर, तो 15,000 हो जाएगा ये, और ये -7 और ये -4 तो -11। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा देखते हैं, सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो कितनी आएगी, E इज इक्वल टू आपका आया था 16 पाई को लिख दो इतना, ठीक है, इंटू 15,000 इंटू 10⁻⁻11 ये लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहा हूं मैं। 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 3.14 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 5 जा 80, 0 8 16 एकम 16 और 8 24, और आगे 3 0 इंटू 10⁻⁻11, तो ये आ गया 3.14 इंटू 24, और ये 4 0 हैं और ये -11, तो -7 हो गया। कितना हो गया, -7 हो गया, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लो, 3.14 इंटू 24 ये करो, 6 1 5 12, और ये 8 2 6 6 13 5 7 ये आया, और यहाँ पॉइंट लग गया 75.36 इंटू 10⁻⁻7। जैसे और क्या लिखा जा सकता है, 7 पॉइंट, यदि मैं पॉइंट यहाँ लगाऊंगा 536 तो यहाँ कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ईएमएफ वोल्ट में, किस में आ गया, वोल्ट में। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है, ये वोल्ट में ईएमएफ आ गया, तो यही निकालना था ईएमएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, देखो ये क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 6.4 इसको सॉल्व करना है। देखिए फिगर 6.7 ये फिगर है, शोज प्लेनर लूप ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये लूप्स हैं अलग अलग शेप के, ठीक है, मूविंग आउट ऑफ और इनटू ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई तो बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, ये वाला जैसे बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, ये अंदर आ रहा है, और ये भी बाहर जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। क्रॉस का मतलब आप जब जानते हैं इनटू द पेज होता है, ठीक है। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द रीडर, यानी इनटू द पेज है मैग्नेटिक फील्ड। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप,
यूजिंग लेंज लॉ का यूज करते हुए आप बताइए कि इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। पहले सबसे पहला लूप लेते हैं। देखिए ये लूप जब अंदर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका अपोज करना है। लेंज लॉ यही तो कहता है कि इस तरीके से करंट डेवलप होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज का अपोज करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज को सपोर्ट करता है। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो जो ये करंट डेवलप होगा इसमें वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई स्ट्रक्चर को आप मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और यदि इंक्रीज हो रहा है तो अपोज कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप हो जाएगा। यानी बी सी डी ए बी क्या हो जाएगा, बी सी डी ए बी, ये डायरेक्शन हो जाएगा करंट का। बी सी डी ए बी, बी सी डी ए बी, बी सी डी ए बी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जिससे कि ये फ्लक्स में इंक्रीज को अपोज है। ये बाहर जा रही है, स्ट्रक्चर बाहर जा रही है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो अब इसको अपोज करना है। कैसे करेगा अपोज करना है। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो अपोज करने के लिए किस तरफ जो है करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। करंट किस तरफ इंड्यूस होगा, ठीक है, एबीसी में डिक्रीज हो रहा है। लूप एबीसी में फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये बाहर जा रहा है। अब बाहर जा रहा है तो फ्लक्स को डिक्रीज को अपोज करना है तो कैसे, क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए पहले फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा था करंट। अब जब ये फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो कैसे, क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा, बी ए सी बी, ये डायरेक्शन हो जाएगा इसमें किसका, करंट का, बी ए सी बी, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये भी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ये थर्ड जो स्ट्रक्चर है ये भी बाहर जा रहा है। जब ये थर्ड स्ट्रक्चर भी बाहर जाएगा तो इसका भी जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा। जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज। यानी डी ए बी सी डी, डी ए बी सी डी कैसे डेवलप होगा, डी ए बी सी डी। ठीक है, डी ए बी सी डी, डी ए बी सी डी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर, ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इससे अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बार। 6.5 देखिए, एनसीईआरटी का ही। एक क्लोज लूप इज हेल्ड इन स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज लूप रखा हुआ है बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट्स। एक क्लोज लूप एक परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है, स्टेशनरी। कैन बी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्या हम इसमें करंट जनरेट कर सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं। देखिए जैसे डायग्राम दिखाता हूँ उसका मैं। डायग्राम यदि आप देखोगे तो ये मान लीजिए कोई लूप डायग्राम में बनाता हूँ। जैसे क्या कह रहा है, एक क्लोज लूप है, ये लूप है बेटा, ठीक है, ये लूप है। तो इस लूप को स्टेशनरी रखा गया है। स्टेशनरी कहाँ रखा गया है, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये देखिए एक ये मैग्नेट लिया, हॉर्सशू मैग्नेट ले लिया, मान लीजिए ये हॉर्सशू मैग्नेट ले लिया। तो इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसके बीच में इस लूप को स्टेशनरी रखा गया है। तो क्या इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, नहीं होगा। नो करंट और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, नो करंट और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक है, कोई करंट और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ ही नहीं रहा है। कितना ही आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लो,
ठीक है। करंट वो ईएमएफ और करंट कभी तभी इंड्यूस होगा जब इसके फ्लक्स में चेंज आएगा। अब ये स्टेशन मैग्नेट भी स्टेशनरी है और लूप भी स्टेशनरी है, तो करंट और ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा? तो फ्लक्स में चेंज हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो आंसर होगा नो, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स as there is no change in magnetic flux linked with the loop held stationary in presence of north and south pole of magnet, therefore no current or EMF is induced in the loop। क्योंकि लूप के मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यदि लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता तो लूप के अंदर करंट और ईएमएफ इंड्यूस होता, लेकिन लूप के अंदर कोई करंट और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो ही नहीं रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदल रहा है लूप का। ठीक है, इसका पार्ट बी देखते हैं। इसका पार्ट बी देखिए पार्ट बी दिखाई दे रहा होगा आपको, यस दिख रहा है। पार्ट बी की बात कर लेते हैं। यह है एक क्लोज्ड लूप मूव्स नॉर्मल टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल मूव करता है कौन? क्लोज्ड लूप बिटवीन द प्लेन्स ऑफ ए लार्ज कैपेसिटर plates of a large capacitor is a current induced in the loop when it is wholly inside the region between the capacitor plate, when it is partially outside the plate of the capacitor the electric field is normal to the plane of the loop। देखिए एक क्लोज्ड लूप, ध्यान दीजिए, एक क्लोज्ड लूप मूव्स नॉर्मल टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। देखिए बेटा, एक क्लोज्ड लूप नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए लार्ज कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कौन होता है? भाई ये कैपेसिटर है, प्लेट के बीच में कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो एक क्लोज लूप नॉर्मली इसमें मूव करता है, किसके अंदर? प्लेट्स के बीच में। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इज ए करंट इंड्यूस्ड इन द लूप? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में थोड़ी ना चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ी चेंज हो रहा है। यहाँ तो प्रेजेंट कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। कब? व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन, जब ये पूरा की पूरा अंदर हो और यहाँ फिर इसका कुछ हिस्सा बाहर हो और कुछ हिस्सा अंदर हो, तब भी इसमें कोई जो है करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों इंड्यूस नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड की बात हो रही है वो कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंज आने का सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और जो करंट इंड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से होता है। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो बात ही इलेक्ट्रिक फील्ड की हो रही है। तो इसलिए ना तो जब ये लूप पूरी तरह प्लेट के बीच में है तब इसमें कोई करंट इंड्यूस होगा, और ना ही जब ये लूप का कुछ हिस्सा प्लेट के अंदर है, प्लेट्स के बीच में है, और कुछ हिस्सा प्लेट से बाहर है, तब भी इसमें कोई करंट और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आप इसे रख रहे हो। समझ गए बात को? किसकी प्रेजेंस में रख रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख रहे हो। तो ना तो जब फुली इनसाइड होता है तब इसमें कोई करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ना ही जब ये पार्शियली आउटसाइड और इनसाइड होता है तब इसमें कोई करंट और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंज आ ही नहीं रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ जी, सी पार्ट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। ए रेक्टेंगुलर लूप, कैसा लूप? रेक्टेंगुलर लूप एंड ए सर्कुलर लूप। एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप है। आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। कहाँ से बाहर जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर जा रहे हैं। कौन कौन? एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप, दोनों मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहे हैं। टू ए फील्ड फ्री रीजन, कहाँ जा रहे हैं बाहर? एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई फील्ड मौजूद नहीं है, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट? आपको क्या लगता है कि कौन से लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा? जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाते हैं। फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप्स, फील्ड जो है नॉर्मल टू द लूप्स है।
अब इसमें हमें क्वेश्चन डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए ये डायग्राम दे रखा है बेटा एनसीईआरटी में, ये वाला फिगर 6.8 आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है पहले तो ये देख लीजिए, फिगर 6.8 में कह क्या रहा है पहले तो ये जान लीजिए। देखो ये है इस कैसा रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, और ये है सर्कुलर लूप, ठीक है, इसी की बात कर रहा था। यस, रेक्टेंगुलर लूप एंड सर्कुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप बाहर जा रहा है v वेलोसिटी से और सर्कुलर लूप भी बाहर जा रहा है v वेलोसिटी से, दोनों की वेलोसिटी v सेम है, सेम वेलोसिटी से बाहर जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये रखे हुए हैं ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि किसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा? देखिए ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है? बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ई कांस्टेंट कब होगा? जब थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, जब एरिया वही है, यदि एरिया चेंज भी हो रहा है तो कांस्टेंट तरीके से हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड वही है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है, और थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर थीटा में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एरिया देखिए अब जब ये रेक्टेंगुलर लूप बाहर जाएगा, जब ये रेक्टेंगुलर लूप बाहर जाएगा तो इसका तो कांस्टेंट पोर्शन बाहर जाएगा ना, रेक्टेंगुलर लूप का तो एक फिक्स मतलब कांस्टेंट तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से ये बाहर जाएगा, मतलब इसका जितना हिस्सा बाहर जाएगा वो एक साथ निकलेगा, ऐसा नहीं कि इतना पोर्शन एक साथ निकल रहा है और ये बाद में निकल रहा है, इसका सेम एरिया बाहर निकलेगा, इसका कांस्टेंट एरिया बाहर निकलेगा ना इससे मैग्नेटिक फील्ड से। जबकि ये जो सर्कुलर लूप है जब ये बाहर जाएगा तो इसका तो कांस्टेंट एरिया बाहर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब ये बाहर जाएगा बेटा देखना जरा, बाहर जाएगा तो इसका कांस्टेंट एरिया कहाँ बाहर जा रहा है? यहाँ एरिया कुछ और था, इस एरिया इसका एरिया कुछ और था, और ये इस जगह एरिया कुछ और है, इस जगह फिर एरिया कुछ और है, तो इसका कांस्टेंट एरिया बाहर नहीं जा रहा है। तो ईएमएफ किस केस में कांस्टेंट रहेगा? इस रेक्टेंगुलर लूप के केस में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर लूप में जो एरिया का चेंज है, एरिया का चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है। Since the area changing is not constant in circular loop, but in case of rectangular loop, the change in area is constant. जब ये रेक्टेंगुलर लूप और सर्कुलर लूप जब इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाते हैं तो जो एरिया में चेंज आता है वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर लूप जब बाहर जाता है तो जो एरिया में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, जबकि सर्कुलर लूप जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा तो एरिया में चेंज कांस्टेंट नहीं आ रहा है। जिसका एरिया में चेंज कांस्टेंट आता है उसका ईएमएफ कांस्टेंट होगा, जिसका एरिया में चेंज कांस्टेंट नहीं आता उसका ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा। तो ईएमएफ कांस्टेंट किस में होगा? रेक्टेंगुलर लूप के केस में होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल और है, ये क्वेश्चन पार्ट डी देख लीजिए। प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब। ये एक बार मैग्नेट है और ये दूसरा बार मैग्नेट है और ये लूप है और ये कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये कैपेसिटर की प्लेट ए है और ये कैपेसिटर की प्लेट बी है। तो बताओ इस कैपेसिटर की प्लेट्स की पोलैरिटी क्या होगी, यानी प्लेट ए पॉजिटिव होगी या बी पॉजिटिव होगी? बताइए, प्लेट ए पॉजिटिव होगी या बी पॉजिटिव होगी? हाँ जी, देखो जब इसको पास ले जाओगे, इसको पास ले जाओ, यहाँ से साउथ पोल को पास ले जाओ तो यहाँ क्या आ जाएगी? साउथ पोलैरिटी आएगी। साउथ पोलैरिटी मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये क्लॉकवाइज का मतलब बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव हो जाता है, क्लॉकवाइज का तो यही मतलब होता है। लेकिन इसको देखो, इसको जब पास ले जाओगे तो नॉर्थ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ व्यवहार करेगा, नॉर्थ पोल को पास ला रहे हो तो ये नॉर्थ की तरफ व्यवहार करेगा, नॉर्थ की तरफ व्यवहार करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें इसी के केस में लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पर है, इस प्लेट के नीचे की बात हो रही है, ठीक है, और इस प्लेट इसके रेस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा? इस लेफ्ट साइड की जो बार मैग्नेट है, आपको लिखना पड़ेगा इसमें पोलैरिटी को कि पोलैरिटी ऑफ ए इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखना पड़ेगा। केवल ये नहीं कह सकते कि ए की पॉजिटिव होगी और बी की नेगेटिव होगी। कैसे लिखना पड़ेगा? द पोलैरिटी ऑफ ए इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू बी। क्यों? जब ये नॉर्थ पोल पास में जाएगा,
इसके, तो यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी बेटा, नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। कैसी पोलैरिटी आ जाएगी? नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। और ये साउथ पोल पास में जाएगा तो साउथ पोलैरिटी यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो हम इसके केस में देखेंगे, जब नॉर्थ पोल को पास ले जाएंगे तो क्या हो रहा है इस वाले मैग्नेट के रेस्पेक्ट में। देखो, नॉर्थ पोल को जब पास ले जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तभी तो ऐसे करंट जाएगा। तो ए इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू बी, ध्यान रखिए, प्लेट ए इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखना है आंसर। यदि आपने केवल लिखा ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्लेट ए इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू प्लेट बी, इस तरीके से लिखना है आंसर, ठीक है। चलिए और एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए, चलिए अच्छा सवाल है, इसमें कई केसेस दे रखे हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन बाय द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है, ए टू एफ। 6 फिगर दे रखे हैं, वन बाई वन हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो पहले फिगर में, ये साउथ पोल को आप पास ला रहे हो, यहाँ पर इस कॉइल के साउथ पोल को लाओगे तो इसकी पोलैरिटी साउथ हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी साउथ हो जाएगी। साउथ हो जाएगी तो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। कैसे? साउथ का मतलब क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे करंट जाएगा, इसमें तो ऐसे ही जाएगा ना भाई, ये ऐसे ही तो जुड़ा हुआ है, ये ऐसे और फिर ये वायर ऐसे गया ऐसे और ये ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, यानी इसमें क्लॉकवाइज फ्लो होने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, करंट को यूं जाना पड़ेगा, यूं जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे ही जाना पड़ेगा ना। एक टर्न को मैंने बता दिया, जब साउथ पोल को इधर लाओगे तो इसकी पोलैरिटी साउथ हो जाएगी, साउथ हो जाएगी मतलब इसमें क्लॉकवाइज जाएगा, और इसमें क्लॉकवाइज जाने का मतलब ये करंट ऐसे गया और यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं आएगा, ठीक है। तो यानी क्यू आर पी क्यू क्या डायरेक्शन हो जाएगा? क्यू आर पी क्यू, ये डायरेक्शन हो जाएगा, क्यू आर पी क्यू, क्यू आर पी क्यू, ये डायरेक्शन होगा बेटा करंट का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाले डायग्राम में बताइए। नेक्स्ट वाले में देखिए, ये कॉइल है, एक दूसरी कॉइल है। अब देखो जरा, ये जो कॉइल पी क्यू है, ये पी क्यू जो लिखा हुआ है, इसकी तरफ तो साउथ पोल आ रहा है और एक्स वाई से दूर कौन जा रहा है? नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है तो यहाँ साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी, यहाँ कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी? साउथ। और ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहाँ भी कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी? साउथ पोल डेवलप होगा। यहाँ साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी और यहाँ साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी। इसके तो नजदीक आ रहा है तो इसलिए साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी। यहाँ से नॉर्थ दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है तो यहाँ साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी। तो दोनों ही, इस फेस पे साउथ पोलैरिटी डेवलप हो गई, इस पे भी साउथ पोलैरिटी डेवलप हो गई। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, साउथ का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करंट जाएगा, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करंट जाना चाहिए, ऐसे करंट जाएगा। तो ऐसे जाएगा तो ये देखिए इस तरीके से वाई जेड एक्स, क्या डायरेक्शन हो जाएगा इसमें? वाई जेड एक्स, क्या डायरेक्शन होगा? वाई जेड एक्स हो जाएगा डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन हो जाएगा? वाई जेड एक्स। और इसमें क्या होगा? इसमें नॉर्थ पोलैरिटी, इसमें कौन सी? साउथ पोलैरिटी, इसमें भी साउथ पोलैरिटी डेवलप हो रही थी तो इसमें ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जाएगा तो पी आर क्यू, समझ रहे हो आप बात को? देखिए ये एक ये लूप पकड़िए, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। तो इसमें साउथ पोलैरिटी डेवलप हुई तो ऐसे करंट जाएगा ना बेटा। तो ये वायर ऐसे आ रहा है, यूं, ये है P और फिर ये है R और फिर ये है Q। तो क्या डायरेक्शन हो गया? PRQ। क्या डायरेक्शन हो गया? PRQ, PRQ डायरेक्शन हो गया, ठीक है, इसके अंदर। और इसके अंदर ये लूप है, ये लूप है, ठीक है, ये लूप इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। ये है आपका X, ये है आपका Y और यहाँ है आपका Z। तो इसमें भी साउथ पोलैरिटी डेवलप हो रही है।
साउथ पोलैरिटी डेवलप हो रही है। तो देखिए कैसे साउथ पोलैरिटी इस फेस पे डेवलप हो रही है। इस फेस पे साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी तो इस फेस पे कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ हो जाएगी। नॉर्थ हो जाएगी ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से। ये देखिए वाई जेड एक्स गया या नहीं? वाई जेड एक्स ये वाला फेस बनाया मैंने ये, ठीक है। तो इसमें वाई जेड एक्स और इसमें पी आर क्यू, इसमें पी आर क्यू। समझ गए बात को? ठीक है। चलिए पार्ट सी में बात करते हैं। पार्ट सी में देखो एक ये लूप है एक्स वाई जेड। पार्ट सी में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लूप है एक्स वाई जेड और एक ये लूप है। इसमें टैपिंग की लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है? टैपिंग की। टैपिंग की लगाई हुई है। टैपिंग की लगाई हुई है। अब बताइए कि जैसे ही टैपिंग की को क्लोज करेंगे, जैसे ही टैपिंग की को टच करेंगे, टैपिंग की को यहाँ टच करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें इस तरीके से करंट फ्लो होगा। होगा या नहीं होगा? जब इसमें करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसके कारण इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। किससे? एक्स वाई जेड से। किससे लिंक हो जाएगा? एक्स वाई जेड से। ठीक है, क्लियर है? एज द करंट ऑफ द लेफ्ट लूप इज सर्किट ऑफ द लेफ्ट लूप इज कंप्लीटेड, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ एरो शोन। इस तरीके से करंट जाएगा। करंट जाएगा या नहीं? इस तरीके से। अब आप ये बताइए कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किस तरीके से डेवलप होगा। इस लूप में कौन सी पोलैरिटी डेवलप कर देगा? इसमें ये कौन सी पोलैरिटी है? साउथ। एक तरह से क्लॉकवाइज है ना ये क्या है? क्लॉकवाइज साउथ पोलैरिटी ऑन द साइड ऑफ राइट लूप। ठीक है, इस साइड पर जो इस राइट लूप की साइड की राइट लूप की तरफ जो इसका साइड है उसमें साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट किस तरीके से फ्लो होगा? क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए। किस तरीके से फ्लो होना चाहिए? क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो क्लॉकवाइज फ्लो होने के लिए वाई जेड वाई एक्स इस तरीके से होगा। जेड वाई एक्स, समझ रहे हैं आप? जेड वाई एक्स, क्योंकि इसका जो फेस है वो साउथ पोलैरिटी है और इसके तरफ जो इसका फेस होगा वो भी तो साउथ पोलैरिटी का होगा। तो इसका मतलब उसमें क्लॉकवाइज करंट जाएगा। भाई साउथ के सामने साउथ ही तो होगा। ठीक है, जब साउथ के पास इसको लाओगे आप कॉइल को तो इस पर साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी। तो साउथ का मतलब क्लॉकवाइज होता है, यानी जेड वाई एक्स डायरेक्शन में इसमें करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जेड वाई एक्स में। ठीक है, जेड वाई एक्स सॉरी क्या हो जाएगा? जेड वाई एक्स नहीं, वाई जेड एक्स होगा। सॉरी, क्या होगा? वाई जेड एक्स होगा। वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। ठीक है, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स होगा। वाई जेड एक्स होगा क्योंकि अपोज करना है ना, मैंने सपोर्ट कर दिया उसको। जेड वाई एक्स करने से तो सपोर्ट हो गया, अपोज करना है तो वाई जेड एक्स होगा। इसको अपोज करना है ना तो वाई जेड एक्स हो गया। चलिए ठीक है, इसमें बताइए, इसमें रियोस्टेट लगा हुआ है और ये बैटरी लगी हुई है, करंट फ्लो हो रहा है। देखिए इसमें इसकी नॉर्थ पोलैरिटी है और इसके लेफ्ट में ये रखी हुई है। तो देखिए रियोस्टेट को जैसे ही हम एडजस्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा इसका, कॉइल का। रियोस्टेट को जब हम आगे पीछे करेंगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा और रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट चेंज होगा। करंट चेंज होगा या नहीं होगा? और जब करंट चेंज होगा तो इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदलेगा और वो बदलेगा तो इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा। आएगा या नहीं? ठीक है, आएगा। रेजिस्टेंस यदि आप डिक्रीज कर रहे हो तो करंट इंक्रीज होगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। सो ये जो इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में नेबरिंग कॉइल में, तो इंक्रीजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे अपोज किया जाएगा? तो इंड्यूस करंट किस तरफ डेवलप होना चाहिए? इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाना चाहिए जेड वाई एक्स, इस तरीके से डेवलप हो जाना चाहिए। यदि इसमें ऐसे है, यदि इसमें ऐसे है करंट तो इसमें उल्टा होना चाहिए जेड वाई एक्स। जैसे इसमें ऐसे था तो इसमें उल्टा हुआ वाई जेड एक्स। तो इसमें मान लीजिए करंट ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरीके से अपोज होगा। चलिए पार्ट ई की बात करो। ई में क्या है देखो जरा। ई का क्वेश्चन नंबर ई, सर्किट जैसे ही इसको की को टेपिंग की जस्ट रिलीज्ड,
टेपिंग की को रिलीज करोगे, टेपिंग की को रिलीज करोगे तो क्या होगा, टेपिंग की को रिलीज करोगे तो इसमें करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, इससे लिंक्ड, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट किस तरीके से इंड्यूस होगा, करंट का जो इंड्यूस होगा वो एक्स आर वाई में इंड्यूस होगा, एक्स आर वाई में इंड्यूस होगा। इस तरीके से इसमें करंट जा रहा था तो करंट फ्लक्स भी ऐसे ही, सॉरी, जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो एक्स आर वाई में इंड्यूस होगा, एक्स आर वाई, एक्स आर वाई। ठीक है भाई, इसमें जैसे ही टैपिंग की को आपने रिलीज किया, टैपिंग की को रिलीज किया, टैपिंग की को जब रिलीज करोगे तो इसका जो करंट है वो डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स इसमें डिक्रीज होगा तो इसको अपोज करना है तो इसमें किस तरीके से डेवलप हो जाना चाहिए, करंट एक्स आर वाई डायरेक्शन में, एक्स आर वाई डायरेक्शन में डेवलप हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये लास्ट सवाल है, ये देखिए, ये सर्कुलर लूप है, करंट आई डिक्रीजिंग एट ए स्टेडी रेट, करंट आई जो है स्टेडी रेट में डिक्रीज हो रहा है, ये वायर है कोई, इस वायर में जो करंट है वो कांस्टेंट तरीके से डिक्रीज हो रहा है, तो ये वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो फ्लक्स थ्रेडिंग द कॉइल इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बन रहा है ना, करंट जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है इसके। ठीक है, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिक्रीज होगा तो उस केस में फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा इस केस में, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, और करके देखिएगा, और फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो बताइएगा। चलिए एक लास्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.2, इसमें क्या कह रहा है देखिए, यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन, यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस। तो पहली सिचुएशन, एक इर्रेगुलर शेप का वायर है, एक इर्रेगुलर शेप का वायर है टर्निंग इनटू ए सर्कुलर शेप, ए वायर ऑफ इर्रेगुलर शेप टर्निंग इनटू ए सर्कुलर शेप, ये सर्कुलर शेप में टर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही लूप इर्रेगुलर शेप से सर्कुलर शेप में आएगा, ये जो लूप है जो इर्रेगुलर शेप का है, ये इर्रेगुलर शेप से जैसे ही सर्कुलर शेप में आएगा तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगा वो बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस होगा वो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो होगा इसमें वो कैसे इंड्यूस हो जाना चाहिए, ए डी सी बी ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए डी सी बी ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें इंड्यूस होना चाहिए करंट। किस डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए। फिर से देखिए, ये इर्रेगुलर शेप का है, इर्रेगुलर शेप का ये जो लूप है ये सर्कुलर शेप में आ रहा है, तो इसका एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें जो ईएमएफ सॉरी करंट इंड्यूस होगा वो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा, जो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स जो बढ़ रहा है उसको अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए इसमें जो करंट इंड्यूस होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। देखिए इस तरफ ये फ्लक्स बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, यानी ए डी सी बी ए इस डायरेक्शन में जब इंड्यूस होगा तो डेफिनेटली उसका अपोज करेगा ये, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा इसमें। दूसरे में क्या कह रहा है, ए सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू ए नैरो स्ट्रेट वायर, ये जो सर्कुलर लूप है पहले इसको नैरो स्ट्रेट वायर में बदला जा रहा है, तो जैसे ही सर्कुलर लूप नैरो वायर में बदलेगा तो एरिया का क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, और फ्लक्स डिक्रीज होगा तो लेंज लॉ क्या कहता है कि जो करंट इंड्यूस होगा वो उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए। ठीक है, कौन, करंट, जैसे कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो गया आपका ए डैश, देखो पहले था ए डी सी बी, ये पोजीशन थी ए डी सी बी, तो बाद में कौन सा, ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश, ए डी ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश,
इस तरीके से इसमें इंड्यूस हो जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज। बेटा देखना जरा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, इसलिए भी ये होगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर होगा A डैश D डैश C डैश B डैश। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लेंज लॉ के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चंस थे। इनको दोबारा से सॉल्व कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।